और ये भी देखे थे कल हम लोग कि मांटेसरी पद्धति में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि वो शिक्षक को एक निर्देशक के रूप में ही मानती हैं, और शिक्षक के संदर्भ में यदि जेंडर के मामलों में देखा जाए तो वो महिलाओं को वरीयता देती हैं, और वरीयता देने का कारण ये है कि वो ये मानती हैं कि महिलाएं ज्यादा धैर्यवान होती हैं और ज्यादा संवेदनशील होती हैं, और इन बालकों की शिक्षा के लिए ये जरूरी होता है कि जो भी शिक्षक हो धैर्यवान हो और उनके प्रति संवेदनशील हो। साथ ही साथ इस बात की अपेक्षा वो रखती हैं अध्यापक से कि जो जो भी शिक्षक हो उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो। बाल मनोविज्ञान के ज्ञान की अपेक्षा इसलिए करती हैं कि जब तक शिक्षक बाल मनोविज्ञान का उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे इस बात का आभास ही नहीं होगा कि कब और किन परिस्थितियों में बच्चे की क्रियाओं में हस्तक्षेप करना है, कब उसे सहायता करनी है, कब उसे स्वतंत्र छोड़ देना है। ठीक है, तो इन सब बालक की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वो शिक्षक से अपेक्षा रख रहे हैं कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों की बात की जाए तो शिक्षण पद्धतियों में वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के बारे में अलग अलग प्रकार के कुछ खेलों, कुछ गतिविधियों के बारे में चर्चा करती हैं। जैसा कि शुरुआत में ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि वो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद पर उनका बल है, और वो ज्ञानेंद्रियों को ही इस बाह्य जगत के संदर्भ में ज्ञान प्राप्ति का वो माध्यम मानती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही बालक के नए ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो इस बात को स्वीकार करती हैं। तो इसलिए वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो कहा कि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है कि पूरी पूरी केवल ज्ञानेंद्रियों पर ही केंद्रित है। तो इस रूप में वो आलोचना के संदर्भ में कुछ लोग, कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो इनकी शिक्षा पद्धति थी, मानसिक रूप से जो मंदित बालक थे, इनकी शुरुआत वहीं से वो करती हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां, उनको उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, और उन्हें सामान्य बालकों की जो गतिविधियां हैं, जो सामान्य बालकों से जिन क्रियाओं की, जिन कार्यों की अपेक्षा रख रहे हैं, उस तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उनकी ज्ञानेंद्रियों को और उनकी कर्मेंद्रियों को ही प्रशिक्षित किया जाए। तो इसलिए ये ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के लिए अलग अलग कुछ क्रियाओं को समाहित करती हैं अपने शिक्षा पद्धति में। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो दृष्टि ज्ञान है, दृष्टि ज्ञान में वस्तुओं के, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के कैसे आकारों का आभास करने के लिए, आकारों का अनुभव करने के लिए बालक को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, अलग अलग नाप की वस्तुओं का प्रशिक्षण कैसे बालक को दिया जाए, किस प्रकार से बालक को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं में के भार में क्या अंतर है, इसका अनुभव कर सके। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार की वो गतिविधियां भी अपनी शिक्षण पद्धति में रखती हैं। जैसे कि आकार को समझने के लिए वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग बेलनाकार प्रकार के अलग अलग मोटाई के वो गुटकों को अपने शिक्षा पद्धति में शामिल करती हैं, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के छेद बने होते हैं। उन छेदों में जो सुसंगत प्रकार का जो गुटखा होता है उसको डालना होता है। ठीक है, ऐसा इस तरह के खेल हम लोग वर्तमान समय में भी देखते हैं, वैसे भी व्यवहारिक रूप में भी हम लोग देखते हैं कि बालक जब प्रयास करता है तो जिस आकार के छेद बने हो, उस आकार के छेद में उसी प्रकार की वस्तु उसमें समाहित की जा सकती है। तो इस रूप में वो इस बात को पहचानने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है कि बालक जो है उस विशिष्ट प्रकार के छेद में वो किस विशिष्ट प्रकार के आकार का कोई भी वस्तु उसमें लाई जा सकती है। तो ये उनका तरीका है जिससे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के जो उसका स्वरूप है, जो उसका रूप है, उसको बताने का प्रयास करती है। नाप के संदर्भ में भी कि अलग अलग वस्तुओं में कौन छोटी है, कौन बड़ी है, इस बात को बताने के लिए भी वो एक ऐसा रखते हैं कि कोई भी ठोस प्रकार की कोई वस्तु हो, उन वस्तुओं में जैसे मोटाई में समानता रखते हुए ऊंचाई अलग अलग कर देती हैं। ठीक है,
और उनको एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बालक को दे दिया जाता है, या ऊंचाई समान रखते हुए, सभी वस्तुओं की ऊंचाई समान रखते हुए उनकी मोटाई अलग अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो उनको भी पतले से लेकर फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, इस क्रम में रखने की अपेक्षा रखती है बालक से, और बालक को इन सब गतिविधियों में वो प्रशिक्षित करके उसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आकार और नाप को महसूस करने के लिए वो तैयार करती है। भार के संदर्भ में भी देखा जाए तो वो एक ही वस्तु से बनी हुई, जैसे लकड़ी की बनी हुई विभिन्न प्रकार के गुटकों को लेती हैं, और उन गुटकों के भार में अंतर हो, जैसे कि एक ही आयतन के अलग अलग प्रकार की अलग अलग पेड़ों की लकड़ियां हो, जिनके भार में अंतर हो, तो उनसे उनका तुलना कराकर बालक से उसमें बालक को इस बात का एहसास दिलाती है, बालक को इस बात की जानकारी देती है कि इनमें भार का अंतर है, यानी कि वो खुद अपने स्वयं वस्तुओं को छूकर, वस्तुओं को उठाकर, ठीक है, वो दोनों में अंतर जान सकता है कि कौन भारी है कौन हल्का है। तो इस रूप में वो भार का ज्ञान कराती है। तो ये चीजें हैं दृष्टि ज्ञान से संबंधित। दृष्टि ज्ञान से संबंधित एक और भी इनके प्रणाली में ये एक गतिविधि शामिल की है, जिसमें वो अलग अलग रंग के टिकियों को रखती है। ठीक ना, टिकिया जो जानते हैं, छोटी छोटी टिकिया अलग अलग रंग के टिकियों को रखती हैं, और उन टिकियों के माध्यम से बालक में अलग अलग रंगों का ज्ञान कराती हैं। ठीक है, तो इसमें रंगों का ज्ञान में एक साहचर्य स्थापित करती है। कोई भी टिकिया किसी विशिष्ट रंग की होती है तो उसको दिखाकर उसको बताती है कि ये लाल रंग की टिकिया है, तो बालक समझ जाता है कि वो जिस रंग का दिख रहा है उसको लाल कहा जाता है, यानी कि उस रंग से और लाल शब्द में वो संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो उस रंग की कोई भी चीज देखता है तो वो जान जाता है कि ये लाल है। तो ये उसमें रंगों के मामले में सबसे पहले आश्चर्य स्थापित करवाती है, फिर उसके बाद से पहचान करवाती है। ठीक ना, जो ढेर सारी जो टिकिया है अलग अलग रंग की, उन टिकिया में से वो कहती हैं कि किसी विशिष्ट कलर की टिकिया को निकालो, लाल कलर की टिकिया को निकालो, या हरे कलर की टिकिया को निकालो। तो ये उन सभी अलग अलग रंग के टिकियों में से किसी एक रंग के टिकिया की पहचान कराती है, और इसके साथ ही साथ स्मरण कराते हैं कि और भी कौन कौन से रंग हो सकते हैं। तो स्मरण कराने का अभिप्राय मतलब दो तरह की टिकिया दे दी जाती है। उन टिकियों में ये पूछा जाता है कि इसमें कौन किस रंग का है। ठीक ना, या और भी ढेर सारी तरह के कई टिकियां दे दी जाती हैं, और सबका अलग अलग उनसे रंग पूछा जाता है। तो ये देखा जाए तो जो इसमें दृष्टि ज्ञान कराने का जो तरीका है, इसमें वो साहचर्य पहले स्थापित करती हैं। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न रंगों से, ठीक है, विभिन्न आकार की वस्तुओं का, ठीक ना, उस आकार के नामों से उसका साहचर्य स्थापित करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से उसमें उसके अंदर, बालक के अंदर एक पहचान करने की क्षमता का विकास करती हैं। फिर इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के आकारों, विभिन्न प्रकार के रंगों, ठीक ना, विभिन्न प्रकार के नापों, इन सब चीजों का वो नाम स्मरण कराती है। तो ये तरीका है उनका दृष्टि ज्ञान कराने का बालक के। स्पर्श ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो स्पर्श ज्ञान में वो क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा धरातल कोई ले लेती है, कोई ऐसी लकड़ी ले लेती है जिसपे एक चिकनी, उसकी सतह एक चिकनी हो, ठीक है ना, या उसमें खुरदुरी सतह हो, या रेगमाल सैंड, जो सैंड पेपर होता है वो ले लेती हैं। तो उसका बालक को आंख बंद करके उससे स्पर्श करवाती हैं, और स्पर्श कराने पर जो मतलब जैसा अनुभव होता है सतह के बारे में, उसको उसके नाम से बताती है कि ये सतह चिकना है, ये खुरदुरा है, ये मुलायम है, ये कठोर है, ठीक है, ये गर्म है, ये ठंडा है। इस प्रकार वो स्पर्श ज्ञान कराती है। ठीक है, श्रवण ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो मुंह से ही अलग अलग प्रकार की आवाज निकालकर, ठीक ना, वो बताती हैं कि ये फला चीज की आवाज ऐसी होती है, फला की आवाज ऐसी होती है। ठीक है,
उच्च स्वर में बोलना, फिर निम्न स्वर में बोलना, ठीक है, अलग अलग चीजों की आवाज निकालना। इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे घंटी हो गई, थाली हो गई, चम्मच हो गया, इससे आवाज निकालना, ठीक ना, ढोल, अलग अलग जो वाद्य यंत्र है, उन वाद्य यंत्रों से भी अलग अलग प्रकार की आवाज निकालना, और उन आवाजों को पहचानने की क्षमता बालक के अंदर उत्पन्न करने का वो प्रयास करती है। इसके साथ ही साथ आवाज के संदर्भ में वो एक जो सिलेंडर पाइप लेती हैं, और उस पाइप में वो पाइप खाली होता है, उस खाली पाइप में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को भरकर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालती हैं। तो इससे भी देखा जाए तो बालक में जो श्रवण ज्ञान है कि आखिर ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे परिवर्तित हो रही है, इन सब चीजों का वो ज्ञान कराती है। स्वाद ज्ञान के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो अलग अलग स्वाद के होते हैं, और उन स्वादों को वो सभी बालकों को टेस्ट कराती हैं। टेस्ट कराने के बाद से उनके नामों से परिचित कराती हैं, ठीक है, कि कौन स्वाद खट्टा है, कौन मीठा है, कौन कड़वा है, कौन नमकीन है। इस तरह का अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का टेस्ट कराकर, और उस टेस्ट के साथ ही उनके जो नाम हैं, उन नामों का साक्ष्य स्थापित करती है। सूंघने के भी संदर्भ में देखा जाए तो इन्हीं गतिविधियों को इस प्रकार ही वो सूंघने में भी प्रशिक्षित करती है बालकों को। सूंघने में अलग अलग गंध के इत्र बालक के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनके नाम बताए जाते हैं कि ये फला चीज की गंध है, फला चीज की गंध है। तो सूंघने में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखने पर वो जोर देती हैं कि जो भी मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उन बालकों के समक्ष जो भी सूंघने की वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाए, तो उनमें एक स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए। मतलब कि जब मानसिक रूप से मंद बालक हो, तो उनमें जो अंतर हो, वो अंतर स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि वो अंतर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वो सूक्ष्म अंतर को वो महसूस नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। तो इस बात पर जोर देती है। तो इस बात को हम लोग देखें तो सभी चीजों के संदर्भ में लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कि जो भी मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, ठीक है, उन बालकों के लिए जब अलग अलग आकार की वस्तुएं भी प्रस्तुत की जाए, तो उन आकारों में स्पष्ट रूप से अंतर होना चाहिए। अलग अलग नाप की वस्तुएं प्रस्तुत की जाए, तो उन नापों में भी अंतर स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कि सूक्ष्म रूप से अंतर ना हो, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो अंतर को पहचानना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये कहती हैं कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक है और जो सामान्य बालक है, उन बालकों की ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो मानसिक रूप से मंदित बालक है, उनके लिए जो भी उद्दीपक प्रस्तुत किए जाए, उन उद्दीपकों में अंतर हो, ठीक है ना, ये अंतर स्पष्ट रूप से हो। और जबकि सामान्य बालकों के समक्ष ये जो उद्दीपक प्रस्तुत किए जाए, उन उद्दीपकों में सूक्ष्म अंतर भी हो सकता है, ठीक ना। उनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो सूक्ष्म अंतर को भी पहचान पाएंगे, बता सकते हैं। तो इस तरह वो ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए तरीके को बताती है, ठीक है। तो ये उनका ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण पद्धति है। इसके बाद देखा जाए तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा के संदर्भ में वो क्या कहती है। कर्मेंद्रियों के लिए वो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग तरीके के खेल, ये सब खेल ही है, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, खेल और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का वो की रचना की है। तो वैसे ही कर्मेंद्रियों को शिक्षित करने के लिए भी वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों की संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कैसे बालक के मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाए। तो मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए वो अलग अलग प्रकार के कार्यों की अपेक्षा रखती है बालक से। जैसे कि बालक को किसी बर्तन में पानी भर कर दे दिया जाए, पानी पूरा भरा हुआ हो, और उसको एक सीधी रेखा पर चलने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो जब सीधी रेखा पर चलेगा तो देखिए वो पानी भरे हुए बर्तन को लेकर चलेगा, तो उसके साथ मतलब कि वो बहुत सारी गतिविधियों को एक साथ वो कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप का संतुलन भी बना रहा है, वो उसके हाथ की मांसपेशियां भी क्रियाशील है, पैर की भी मांसपेशियां क्रियाशील, साथ ही साथ वो बैलेंस भी बना रहा है कि पानी गिरे ना, ठीक ना। तो ऐसे ही और भी वो बहुत सारी गतिविधियां की चर्चा करती है कि जैसे रस्सियों की सीढ़ी बना दी जाए और उस सीढ़ी पर बालक को चढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, उस पर चढ़ने के लिए बार बार कहा जाए, उतरने के लिए बार बार कहा जाए, ठीक है।
और सामान्य दरवाजों को भी अलग अलग तरीके से बंद करने के लिए, खोलने के लिए कहा जाए कि धीरे उस दरवाजे को धीरे से बंद करो, दरवाजे को जोर से बंद करो, ठीक है, दरवाजे को जोर से खोलो, दरवाजे को धीरे से खोलो। तो ये सब गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से वो बालक की जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित करती है। इसके साथ ही सब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इन कार्यों में जटिलता भी बढ़ती जाती है। थोड़ा सा जैसे जैसे बालक बड़ा होगा उनके लिए और भी जटिल शारीरिक कार्य दिए जाते हैं। और कुछ गतिविधियां ऐसी भी वो रखती हैं जिससे बालक की क्रिएटिविटी का पता चल सके। जैसे बर्तन बनाने के लिए मौका दिया जाता है बालक को, ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उस बर्तन बनाने या विभिन्न प्रकार के कोई खेल सामग्री बनाने का उसे अवसर दिया जाता है। तो इस अवसर के माध्यम से वो अपनी सृजनशीलता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्य हैं जिनके माध्यम से बालक की मांसपेशियों को अर्थात की कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करने की बात वो करती हैं और इसके साथ ही साथ उसमें सृजनशीलता को भी प्रोत्साहित करने पर जोर देती हैं। अब इनकी शिक्षा पद्धति में एक महत्वपूर्ण पक्ष बालक के संदर्भ में समाहित है, वो है उसके बालक की व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। यानी बालक के व्यवहारिक जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको स्कूल में कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे उन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार किया जाए, तो इसकी भी बातों करती हैं। तो इसमें सबसे पहले कहती हैं कि जो व्यवहारिक जीवन है सबसे पहली समस्या आती है कि बालक स्वयं की स्वच्छता से संबंधित समस्या होती है कि बालक वो खुद को स्वच्छ रखने के प्रति अवेयर हो। ठीक है, जैसे कि बालक को हाथ मुंह धुलने में प्रशिक्षित किया जाए, हाथ धुलने का सही तरीका क्या हो, मुंह धुलने का सही तरीका क्या हो, ठीक ना, ब्रश करने का सही तरीका क्या हो, बालक स्वयं अपने हाथों से अपना ब्रश कर सके, बालक अपना जूता पहन सके, जूते पर पॉलिश कर सके, अपना कपड़ा पहन सके, ठीक ना, कपड़ा पहनने के साथ ही साथ अपने बटन को बंद कर सके। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये उसके व्यवहारिक जीवन की शिक्षा है और ये सभी तरीके जो है उसके कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की स्वच्छता से संबंधित हैं। तो इन गतिविधियों को भी वो अपने शिक्षा पद्धति में शामिल करती हैं कि बालक को इन सभी कार्यों में प्रशिक्षित होना चाहिए, इन सभी कामों को कुशल तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात पे वो जोर देती है वातावरण का निर्माण, उचित वातावरण का निर्माण, यानी कि बालक को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने आसपास एक स्वच्छ वातावरण बनाए, स्वस्थ वातावरण बनाए। जैसे उसकी स्वयं की स्वच्छता पर वो जोर देती है उतना ही जोर वातावरण की स्वच्छता और स्वस्थता पर देती है। यानी बालक खुद ही वो इस बात को बालक का आभास हो कि कक्षा में उसकी कुर्सियां बेतरतीब तरीके से रखी हुई हैं, उसको सही तरीके से कैसे रखा जाए, उसे जो आसपास उसके गंदगी है फर्श पर तो उसको झाड़ू कैसे लगाया जाए, किताबें यदि रखी हुई हैं तो एक अलमारी में व्यवस्थित तरीके से कैसी रखी जाएंगी, बेतरतीब तरीके से इसको उसको बताया जाए कि मतलब कि जो चीजें बेतरतीब तरीके से रखी गई हैं, अस्त व्यस्त रखी गई हैं, ठीक ना, वो तरीका सही नहीं है, तो उनको सही तरीके से कैसे रखा जाए। तो इसमें भी वो बालक को प्रशिक्षित करने पर जोर देती हैं क्योंकि वो भी व्यवहारिक जीवन का उसका हिस्सा है कि वो एक व्यवस्थित, एक स्वच्छ, एक संतुलित वातावरण का निर्माण कैसे करे, यानी कि अपनी आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से रखना कैसे सीखे। ठीक है, तो इसकी भी शुरुआत तो वो विद्यालय से ही करवाना चाहते हैं कि विद्यालय में जो चीजें हैं उनको सबसे पहले वो व्यवस्थित करना सीखे। अगली बात सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। सामाजिक व्यवहार जहां तक हम लोग अभी तक शुरुआत में हम लोग देखे कि वो बालक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना जोर देती है कि सामाजिक व्यवहार की उपेक्षा कर देती है। लेकिन फिर भी इसके साथ ही साथ वो बालक से कुछ अपेक्षा रखती हैं कि बालक कुछ समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को अपनाए। इन स्वीकृत तरीकों में ये हो सकता है कि किसी भी अतिथि के आने पर सही तरीके से अभिवादन कैसे किया जाए, होता है सबसे बड़ी समस्या लगती है हम लोगों के घर में। छोटे बच्चे जब होते हैं तो पता चलता है कि रोज आप सिखाते हैं और कभी कोई आता है आयन मौके पर नहीं करता है अभिवादन,
ये मतलब कि जो परंपरागत माता पिता है उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है, ठीक ना। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, नहीं अभिवादन किया, वो जब जान जाएगा अभिवादन का मतलब कि अभिवादन का मतलब क्या होता है वो तो करने लगेगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अभिभावकों की ये समस्या होती है, ठीक है, कि कोई भी आगंतुक आता है तो जबरदस्ती उससे कहते हैं नमस्ते करो, ठीक ना, जाता है कोई तो टाटा करो, बाय करो, ये तरीके जबरदस्ती उससे कराए जाते हैं। तो वो मतलब कि किसी भी बालक से जबरदस्ती न कराया जाए, उसके महत्व को बताया जाए, ठीक है। लेकिन वो कहती हैं कि विद्यालय में नमस्कार करने का सही तरीका क्या हो, ठीक है। इसको जब उसकी निर्देशिका खुद बच्चों के सम्मुख करेंगी तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, ठीक है। यदि हम बच्चे से रोज गुड मॉर्निंग और नमस्ते करें, ठीक ना, आते जाते उसे नमस्ते करें, बाय करें, तो वो करने लगेगा, वो सबके साथ करने लगेगा ऐसा, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी तरीके हैं, उन तरीकों में भी बालक को दक्ष बनाने की अपेक्षा रखते हैं। जैसे कि कोई गलती हो तो सॉरी बोलना या क्षमा मांगना, ठीक है। सही तरीके से भोजन परोसना, सही तरीके से भोजन करना, ठीक ना। वार्तालाप का सही तरीका क्या हो, यानी कैसे सही तरीके से बातचीत किया जाए, ठीक है। वस्तुओं का आदान प्रदान करना, ये सब मतलब समाज के स्वीकृत तरीके हैं। समाज अपेक्षा रखता है बालक से कि इन सभी कार्यों को सही तरीके से बालक करेगा, तो वो इन कार्यों में भी बालक को शिक्षित करना चाहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अपने शिक्षण पद्धति में वो शामिल करती है। तो ये कुछ बातें थी मांटेसरी की शिक्षा पद्धति के संबंध में। अब देखा जाए कि वो लिखने, पढ़ने और गणित के शिक्षण को वो अपने शिक्षण पद्धति में क्या स्थान देती है। तो मांटेसरी पढ़ने से पहले वो लिखने पर बल देती है। वो चाहती है कि बालक पढ़ने से पहले लिखना सीख जाए, ठीक है। और लिखने के लिए वो कुछ तरीका बताती हैं। लिखने के तरीकों में सबसे पहले वो शुरुआत करती हैं कि बालक को लिखने की शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले वो अलग अलग प्रकार के आकार के वो ड्राइंग बनाने पर जोर देती है, ठीक है। बालक अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाए, त्रिभुज बनाए, चतुर्भुज बनाए, इस तरह की चीजें बनाए, वो ज्यामितीय चीजें बनाए, रेखा गणित वाली जो आकृतियां होती उन आकृतियों को वो ड्रा करना सीखे बालक पहले। इसके बाद वो वर्णमाला का ज्ञान कराने के लिए वो कहती हैं कि कागज के गत्ते से, मोटे कागज से अलग अलग वर्णों को बनाया जाए, काटकर उसे अलग अलग वर्ण बनाया जाए और उन वर्णों पर बालक से उंगली से मतलब उंगली फेरवाया जाए उन वर्णों पर, और इस क्रिया के साथ ही साथ अध्यापक उसका उच्चारण करे और बालक समझ जाए कि ये वर्ण कौन सा वर्ण है। जैसे यदि क वर्ण बनाया गया है, ठीक है, तो क एक मोटे कागज से काटकर बनाया जाए और बालक उस कागज पर अपनी उंगली फिराए और इसके साथ ही साथ अध्यापक उसका उच्चारण करे कि क, यानी कि बालक समझ जाए कि ये जिस प्रकार मैं उंगली फिरा रहा हूं वो क वर्ण है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो वर्ण सिखाने का जो तरीका है, इसमें उसकी दृश्य इंद्रियां भी काम कर रही है, वो देख भी रहा है कैसे बना हुआ है क, ठीक ना, और अध्यापक आवाज भी दे रहे हैं, सुन भी रहा है कि उसका उच्चारण क होगा, ठीक ना, और वो अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी मांसपेशियों की सहायता से बनाने का प्रयास भी कर रहा है क, ठीक ना। तो इसमें जो ये तरीका था उनका वर्ड सिखाने का, इसमें देखा जाए तो दृश्य और श्रवण और कर्मेंद्रिय तीनों प्रयोग हो रहे हैं एक साथ और तीनों में सामंजस्य स्थापित हो रहा है, ठीक है। और एक बात और भी कहते हैं कि वर्णमाला को क्रम से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। वर्णमाला को क्रम से याद कराने की, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्रकार ऐसे वर्णों पे हाथ फेरते हुए उच्चारण को उससे उसका साहचर्य स्थापित किया जा रहा है, वैसे ही वो विभिन्न शब्दों से सीधे उसके उच्चारण से संबंध स्थापित किया जाए, यानी विभिन्न शब्दों का सीधे सीधे उच्चारण करवाया जाए, ठीक है। अब गणित के संदर्भ में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की बात करती हैं
कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाए और उन गतिविधियों से ही गणित की शिक्षा दी जाए। ठीक ना, अलग अलग प्रकार के अलग अलग संख्या में वस्तुएं हों, उन संख्याओं को बालक से काउंट करवाया जाए और उस काउंटिंग के साथ ही उस संख्या का उसको बोध कराया जाए। यानी कि गणित का जो हमारा गणित को जो बालक का व्यवहारिक अनुभव है उसके साथ वो जोड़ने पर ज्यादा जोर देती है। ठीक है, कि जो उसके साथ व्यवहारिक घटनाएं होती हैं उनको गणित से सीधे सीधे जोड़ा जाए। अमूर्त चीजें गणित में न शामिल, मतलब अमूर्त चीजों से शुरुआत न की जाए, केवल अंकों जो अंकों के जो अंक है, मतलब अंक जो अमूर्त चीज ही है, जैसे वन लिख दिया गया तो उस वन का क्या मतलब है, इसे उस वन को बताने के बजाय एक कोई भी वस्तु एक दी जाए, कोई बालक को एक फल दिया जाए, तो उस रूप में उस संख्या से उस वस्तुओं को जोड़ा जाए। तो ये उनकी कुछ बातें थी लिखने और पढ़ने और गणित के संदर्भ में। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब इनकी तुलना फ्रोबेल के किंडरगार्टन से करेंगे। ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन में तुलना किया जाए तो देखा जाए तो सबसे पहला जो अंतर हमारे सामने ये आता है कि मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। ठीक है, शुरुआत में हम लोगों ने कहा कि मॉन्टेसरी शिक्षक को निर्देशिका के रूप में संबोधित करती हैं। ठीक है, अध्यापिका के रूप में नहीं, निर्देशिका करती हैं। और किंडरगार्टन में जो भी गतिविधियां होती हैं उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो अध्यापिका ही होती है। ठीक है, यहाँ पर मॉन्टेसरी पद्धति में अध्यापिका बालक की सहायता करती है और यहाँ किंडरगार्टन पद्धति में जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के केंद्र बिंदु ही अध्यापिका होती है। ठीक है, तो ये अंतर हमको दोनों में देखने को सबसे पहला मिलता है। इसके साथ ही साथ दूसरा अंतर जिसकी चर्चा हम लोग कई बार पीछे कर चुके हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति में बालक की व्यक्तिगत विशिष्टता का ख्याल रखा जाता है, उसकी व्यक्तिगत विशिष्टता का आदर रखा जाता है, जो व्यक्तिगत उसकी रुचियां हैं, जो व्यक्तिगत उसकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जबकि किंडरगार्टन पद्धति में सामूहिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है, उसमें जो जिन खेलों का आयोजन किया जाता है वो खेल ऐसे किंडरगार्टन पद्धति में खेलों की संरचना इस प्रकार की गई जिसमें कि बालक सामूहिक रूप से काम करे, सामूहिक रूप से खेलें, सामूहिक रूप से अपना प्रदर्शन करें। ठीक है, तो वहां पर व्यक्तिगत जो विशिष्टता है उस विशिष्टता का को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको उपेक्षित किया जाता है। ठीक है, बालक की अपनी क्षमताएं अक्षमताएं भी है, तो जब किसी भी सामूहिक क्रिया को कराया जाएगा तो वहां पर बालक के अक्षमता क्षमता दोनों आएंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि बालक व्यक्तिगत रूप से उन सामूहिक कामों के साथ खुद अपने आप को एडजस्ट न कर पाए, अपनी अक्षमता के आधार पर न एडजस्ट कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों पद्धतियों में अंतर दृष्टिगोचर होता है। अगली बात है कि जो मॉन्टेसरी पद्धति में जो विद्यालय है वो बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। विद्यालय में किसी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। बालक अपनी इच्छा के अनुसार उठता है, बैठता है, खेलता है, कूदता है, अपनी गतिविधियों को संपादित करता है। यदि बालक ज्यादा छोटा है तो उसकी जो निर्देशिका है, शिक्षिका है, उसकी सहायता करती है। और यदि बालक थोड़ा बड़ा है तो उसे खुद ही सीखने का अवसर दिया जाता है कि वो खुद ही गलती करे, सीखे। जबकि किंडरगार्टन पद्धति में पूरा विद्यालय एक विशिष्ट प्रकार के नियमों से बंधा होता है। सभी कामों का एक विशिष्ट तरीका होता है, विशिष्ट नियम होता है, उनके अनुसार सभी कार्यों को किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर भी दोनों पद्धतियों में देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ मॉन्टेसरी पद्धति में बालक जो शिक्षण सामग्री का चुनाव करता है वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। बताया गया कि वो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता है वो करता है, मन करता है खेलता है, मन करता है किसी अन्य वस्तुओं से खेलता है, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, दूसरी वस्तु से खेलता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जो शिक्षण सामग्री है उसका चुनाव बालक खुद करता है, जबकि किंडरगार्टन में अध्यापिका ही खुद उपहारों के माध्यम से बालक से कार्य कराती है। उपहार उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और उन उपहारों के माध्यम से काम कराया जाता है बालक से। ठीक है,
जो वांछित कार्य होते हैं वो कराए जाते हैं बालक से। जबकि मांटेसरी पद्धति में बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है कि वो जो वस्तु में उसको आकर्षक लगे, अच्छी लगे, रुचिकर लगे, वो उनको वो लेगा, उसके साथ खेलेगा। अगला अंतर जो है शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, वो दैनिक जीवन से संबंधित होती है। इसके पीछे भी कुछ विशिष्ट कारण है, क्योंकि शुरुआत जो इनकी हुई थी, शिक्षा के प्रति जो आकर्षण हुआ था वो वहीं से शुरू ही हुआ था। ऐसे बालक, मानसिक रूप से अपंग बालक, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालकों के साथ से ही इनकी शैक्षिक गतिविधियां शुरू हुई थी, जिनको आत्मनिर्भर बनाना था। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको अपने दैनिक कार्यों में सबसे पहले कुशल बनाने की जरूरत थी। तो इनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है इस बात पर केंद्रित है कि बालक को उसकी जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में दक्ष बनाया जाए। अनुशासन की समस्या नहीं, स्वतंत्रता को ये स्वीकार करती हैं और स्वतंत्रता को ही अनुशासन का ये आधार मानती है। बालक को जितनी भी स्वतंत्रता दी जाएगी वो उतना ही अनुशासन में रहेगा। ठीक है। वर्ग भेद की भावना का लोप, ये मतलब कि जैसे कि वर्ग भेद का अभिप्राय ये कह सकते हैं कि बालकों को वो विभेदित, मतलब अलग अलग क्षमताओं के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में विभेदन नहीं ये स्थापित करती हैं। सबके लिए गतिविधियां, मतलब कि सबके लिए एक तरह की है, सबके लिए सभी प्रकार की गतिविधियां, जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो, जो आनंदकारी वो गतिविधियां करे। ठीक है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां निर्धारित नहीं करती। शिक्षा की वैज्ञानिक व्यवस्था पर बल। वैज्ञानिक व्यवस्था जब मनोवैज्ञानिकता पे जोर दे रही है तो स्वाभाविक ही है कि जो व्यवस्था होगी वो वैज्ञानिक व्यवस्था ही होगी। शिक्षा द्वारा श्रम के प्रति श्रद्धा। श्रम के प्रति श्रद्धा मतलब इस बात का बालक को एहसास कराया जाता है कि मेहनत करना मतलब अच्छी बात है। यदि बालक का व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए, अपने स्वच्छ पर्यावरण के लिए, ठीक ना, अच्छे तौर तरीकों को सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेहनत करना अच्छी बात है। स्व शिक्षा, बालक खुद, हम लोगों ने पीछे देखा भी कि बालक जन्मजात रूप से जिज्ञासु होता है और इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए वो अपने आसपास की सभी चीजों को जानने का प्रयास करता है। तो ये जो तरीका अपनाती हैं तो उसमें स्व शिक्षा पर जोर देती हैं। स्वतंत्रता की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, ठीक ना, कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बल देती है, बालक की स्वतंत्रता पर जोर देती है, स्वतंत्रता को ही अनुशासन का आधार मानती है। ठीक ना। नैतिकता, शिशु के प्रति प्रेम, ये सब कुछ बातें हैं जो इनकी शिक्षा पद्धति में देखने को हमको मिलती है। इसके साथ ही साथ इनकी आलोचनाएं भी की जाती हैं, ठीक ना। इनकी शिक्षा पद्धति में कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी बात की जाए तो यंत्रवत शिक्षा, ठीक ना, इनकी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है काफी मैकेनिक लगती है। ठीक है। सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का अभाव बार बार हम लोग जब वैयक्तिकता और सामाजिकता की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये वैयक्तिकता पर जोर देती है और सामाजिकता का जो पक्ष है उस की अवहेलना होती है इनकी शिक्षा पर। कल्पना की अवहेलना, है ना, कल्पना को ये अपने शिक्षा पद्धति में कोई स्थान नहीं देती हैं। तो जो बालक की कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता की क्षमता का वो उस पर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ठीक है। यथार्थता, नग्न यथार्थता से वातावरण में कृत्रिमता। नग्न यथार्थता का अभिप्राय ये है कि ये इस बात पर ही जोर देते हैं कि जो दिख रहा है, जो हमारे सामने जो संसार का स्वरूप है वही यथार्थ है, वही सत्य है, इसके परे कुछ नहीं है। ठीक है। तो यदि इसी के प्रति केवल आग्रह हमारा हो कि जो दिख रहा है वही सही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को छोड़ भी देते हैं। ठीक है। समय का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग यानी कि ये देखा जाए तो जो औपचारिक रूप से हम शिक्षा बालक के अंदर जिन चीजों का विकास करना चाहते हैं, ठीक ना, उन चीजों के जिस अवस्था में है बने अधिक से अधिक, तो इनकी शिक्षा पद्धति में देखा जाए तो वास्तव में जो एक भावी उद्देश्य होना चाहिए वो दिखता नहीं है। ठीक है। आध्यात्मिकता का अभाव, भाषा की शिक्षा दोषपूर्ण, ये सब चीजें देखने को मिलती है। आध्यात्मिकता का अभाव यानी कि जब यथार्थता भी जोड़ देंगे तो अभी बात किया गया है कि वहां पर जो मूल्य होते हैं वो गौड़ हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो उनकी उपेक्षा होने लगती है। भाषा की शिक्षा दोषपूर्ण है, ठीक ना। भाषा शिक्षा के लिए जो तरीका बताती है लिखने वाला, ठीक ना, लिखने में भी वर्णों के लिए कोई व्यवस्थित किसी क्रम की ये संकल्पना नहीं करती हैं। शब्दों को तो सीधे उच्चारण के माध्यम से उसको उसका साहचर्य स्थापित करने पर जोर देती है। तो ये कुछ तरीके जो भाषा शिक्षण में ये दोषपूर्ण तरीके हैं। जब तक एक व्यवस्थित तरीका नहीं होगा तो उस व्यवस्थित तरीके के अभाव में बालक को भाषा सिखाना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति के बारे में विभिन्न बातें किए। तो अब इसके संदर्भ में आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।